पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, साल के आखिरी दिनों में हुकूमत ने आवाम को नए साल का एक तोहफा दिया और कहा यह जा रहा है कि 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। इस आवाम पे कुछ सब्सिडीज़ हुकूमत कह रही है कि हमने विड्रॉ कर ली हैं। बहुत सी अशिया पे 17% जनरल सेल्स टैक्स का निफाज हो जाएगा। और इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद है नाज़रीन कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। रियासत को पैसे चाहिए होते हैं। अब रियासत को पैसे किस लिए चाहिए होते हैं? रियासत को पैसे चाहिए होते हैं कौमी सलामती के लिए। और कौमी सलामती पॉलिसी अभी हमें बताया था मोइद यूसुफ साहब ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के, पहली नेशनल सिक्योरिटी हमने पॉलिसी बनाई है। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्वीट आए थे उसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो माशी तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तानियों का, उसको भी ज़रूरी बनाया जाएगा। और इस सब की याद होगी, जिसका महवर होगा वो पाकिस्तान के आम शहरी होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे जिनके लिए आज ये टैक्सेस जिनके ऊपर लगाए गए। लेकिन नाज़रीन, ये सारा पैसा जाता किधर है? इतने सारे पैसे, खरबों रुपए के जो रेज होते हैं टैक्सेस से, और कहा जाता है कि जी बहुत थोड़े से टैक्स पेयर हैं जो डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, जब जीएसटी लगता है, डिफरेंट जगह पे आप आते हैं जाते हैं, माचिस भी आप लेते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं, बिजली के बिल पे आप टैक्स देते हैं, गैस के बिल पे आप टैक्स देते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब आप ट्रांसपोर्टेशन के किराए भरते हैं उस पर आप टैक्स देते हैं। ये सब जाता है कौमी ख़जाने में। ये सारा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कहा जाता था कि हमने 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी लेके दी कि पाकिस्तान एक फ़लाई रियासत बनेगा। बिल्कुल, और फ़लाई रियासत बनने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो शहरी और आज जो 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान के, उनकी फ़लाह और बहबूद पे होगा। लेकिन जब आप ये सिक्योरिटी के बड़े बड़े प्रोटोकॉल नाज़रीन देखते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो लोग आवाम से ही मुंतखब हो के आते हैं, जिन्होंने आवाम ही की हिफाजत करनी होती है, वो उसी आवाम से खौफज़दा होते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या पॉलिसी मेकिंग में कोई फुकदान है, या ये लोग जब पहुंचते हैं इन हाई पोजीशंस पे तो उनको ये इदराक हो जाता है कि नहीं जनाब, हमें इस आवाम से दूर रहना है, इस आवाम के टैक्सों से हमें ये सिक्योरिटी चाहिए ताकि आवाम हमारे करीब ना आ सके। और इसी आवाम के टैक्सों से अयाशी का एक सामान पैदा किया जाता है। और आवाम को दूर रखने का निज़ाम आज का नहीं है नाजरीन। अब पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब की अदील राजा ने ये तस्वीर चला दी हैं, बिल्कुल ब्रिटिश राज की तरह ये वोट में इंजॉय कर रहे हैं। इसके यकीनन पैसे आप ही के टैक्स से गए होंगे। अब जो सर्टिफिकेट नाजरीन आप देख रहे हैं कुर्सी नशीन का अपनी स्क्रीनों पे, ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें बाकायदा तौर पे जारी किया जाता था, बरतानवी साम्राज्य की तरफ से बरतानवी हुक्मरान जारी करते थे कि जनाब ये जो लोअर कैटेगरी ऑफ जो कम तबके वाले हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान और मुख्तलिफ सिख होते थे, जिनके ऊपर बरतानवी साम्राज्य हुकूमत कर रहा था, कि कोई भी ऑफिसर और जेंटलमैन उसके सामने बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, उनके क्लब्स में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। और अगर आपने किसी अफसर के सामने बैठने की जुर्रत करनी है तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रहा था कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट, तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो इस पर काफ़ी सारे एकेडमिक आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, काफ़ी सारी खबरें भी इस हवाले से शाया हुई हैं कुर्सी नशीन के हवाले से। और इस कुर्सी नशीन को देख के मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में जो कुर्सी नशीनों का सिलसिला है जो बरतानवी राज से चल रहा है, वो आज तक चले जा रहा है। और यही वो कुर्सी नशीन है जिनको बरतानवी राज में भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जिनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता है वो बनाए गए। आज के फ्यूडल लॉर्ड्स की जो थोड़ी सी जो है शक्लें वो बदल गई हैं, उसमें कॉर्पोरेट फ्यूडल लॉर्ड्स भी आ गए। और ये वो कुर्सी नशीन है, जब आप जनरल मुशर्रफ की मेज़ देखेंगे तो उस पर आपको ये कुर्सी नशीन बाकायदा तौर पर नजर आएंगे। ये वही कुर्सी नशीन है नाज़रीन जो हर दौर में हर हुकूमत में शामिल होते हैं। बाज़ दफ़ा आप इन्हें इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करके बिठा देते हैं कुर्सियों पे, और पता लगता है कि जनाब इन्हीं के पास सोल्यूशन, और फिर जैसे ही इक़्तिदार से निकलते हैं बाहर चले जाते हैं। आज जब आप जनरल मुशर्रफ की मेज़ पर बैठे इन कुर्सी नशीनों को देखें और इनमें से आपको वही चेहरे इमरान खान की काबीना में कुर्सी नशीनों के नजर आएँ तो समझ जाएं कि ये निज़ाम जिसके हवाले से आज भी एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल मूव किया गया, मनी बिल मूव किया गया कि जनाब ये 350 अरब रुपए टैक्सेस हमने लगाने, इजाफी लगाने हैं, IMF के कहने पर लगाने हैं। तो ये टैक्सेस कहाँ जाते हैं, ये कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। और आपको वो कहानियां भी बताऊंगा जो हम साल में आपको बताते रहे, फाइनेंशियल करप्शन के वो स्कैंडल जो इन्हीं तमाम कुर्सी नशीनों के हवाले से हैं। लेकिन इसका होता कुछ नहीं है। इसका होता इसलिए नहीं है कुछ कि जो कुर्सी नशीन है, जिस तरह ब्रिटिश राज में कहा जाता था कि जनाब
is entitled to the courtesy of a seat when visiting officers and gentlemen. कि जब ऑफिसर अफसरान को ये विजिट कर रहे हों या जेंटलमैन ब्रिटिश राज के अफसरान के पास जा रहे हों तो उनको जब ये कुर्सी नशीनी का सर्टिफिकेट मिलता है उनके सामने बैठते थे। आज भी यही हालात हैं। तो आजकल जिन कुर्सी नशीनों को इस तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं वो भी ताकतवर लोगों के सामने जाके बैठते हैं और वहां पे अपनी कहानी डालते हैं और फिर वहां से शुरू होता है एक डर्टी डील्स का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान में बहुत व्हीलर है और डीलर हैं, वो ऐसे व्हीलर डीलर हैं जो रात की तारीकी में छुप छुपा के मुलाकातें करते हैं और करप्शन केसेस पे असरअंदाज होते हैं। करप्शन केसेस पे असरअंदाज इसलिए होते हैं और करप्शन केसेस पे असरअंदाज होना कोई कौमी मुफाद में नहीं होता, उसको नाम ये दिया जाता है कि जी सियासी मुफाहमत के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए ये बहुत जरूरी है और करप्शन तो ये है जी इतना बड़ा मसला नहीं है, इनकॉम्पिटेंस ज्यादा बड़ा मसला है। लेकिन आज जो मैं आपको नाज़रीन कहानी सुनाने जा रहा हूं इससे आपको अंदाजा होगा कि अगर इन करप्शन केसेस पे एक्शन लिया जाता तो आज आपको ये 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। ये 350 अरब के मजीद टैक्सेस लगाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि इन कुर्सी नशीनों को बचाने वाले डीलर्स, उनका लाइफस्टाइल भी आपके और मेरे पैसों से चलता है, मेरे और आपके टैक्सेस से चलता है। पाकिस्तानी अवाम को क्या मिलता है? क्या पाकिस्तानी अवाम को वो तमाम सहूलियात मिलती हैं जो इन तमाम लोगों को मिलती हैं जो इन कुर्सी नशीनों का दिफा करते हैं, किसी ना किसी तरह से दिफा करते हैं। जिस तरह ब्रिटिश राज में अलग अलग जिमखाना बने होते थे, आप उसमें इंडियंस दाखिल नहीं हो सकते थे। आज भी आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, आम पाकिस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे से इस अशराफिया ने अपने लिए उस तरह के क्लब्स बनाए हुए हैं, जिमखाने बनाए हुए हैं, उसमें आम पाकिस्तानी नहीं जा सकता। लेकिन उनको वहां पे खाना जो है वो भी सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। उनके गोल्फ कोर्स भी आपके मेरे टैक्स के पैसे से सब्सिडाइज होके वहां पे गोल्फ खेलते हैं। बड़े बड़े अफसरान होते हैं, बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी जब आप फैसिलिटीज देखें तो बाहर उसके लगा होता है कि ओनली क्लब मेंबर्स आर एंटाइटल्ड। जैसे बरतानवी दौर में लगा होता था कि जनाब इसमें इंडियंस दाखिल नहीं हो सकते, आपको एक कुर्सी नशीनी का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। तो अशराफिया ने अपने लिए ये कुर्सी नशीनी के नए सर्टिफिकेट बना लिए, अपनी दुनिया अलग कर दी है। बाहर बड़े बड़े गार्ड्स खड़े करके आवाम जिसका तहफ्फुज़ करना होता है, वो आवाम जिसकी खिदमत करनी होती है, उन्हीं से बचाव के लिए उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और उस बैरिकेटेड इन्वायरमेंट के पीछे जो सोसाइटीज होती हैं उसमें एक शहाना जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नाज़रीन, जो सब्सिडी की कहानी है मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, 200 अरब की सब्सिडी तो इसी बजट में शामिल है और वो सब्सिडी किसी जा रही है। कहा जाता है कि जी एक गरीब आदमी अगर भीख मांग रहा है तो वो बेचारा भीख मंगा है। यहां पे अरबपति भीख मंगे हैं, अरबपति भीख मंगे जो कि जाते हैं, उनकी लॉबी होती है, वहां पे लॉबी करके वो अपने लिए सब्सिडी का नाम लेके अरबों रुपए के फायदे लेते हैं। चंद जो इसी बजट में शामिल हैं, 2021 और 22 के बजट में शामिल हैं, इस हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर को इनिशियली कहा गया कि जी 22 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है, जो अब बढ़कर 62 अरब रुपए की सालाना हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर और एक्सपोर्टर्स को सालाना 20 अरब रुपए की पावर सब्सिडी दी जाती है। बजट साल 2021 में आईपीपीज को सब्सिडी नहीं दी गई थी, मगर बजट साल 2021-22 में आईपीपीज को 136 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। बजट साल 2021-22 में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एलएनजी पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बजट साल 2021-22 में फर्टिलाइजर प्लांट्स को 6 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। जी नाज़रीन, ये वो सब्सिडीज हैं जो कि इन अरबपति भीखमंगों को दी जाती हैं, जो कि कहानी सुनाते हैं जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क में डॉलर आएगा तो हमें तो ये सब्सिडी चाहिए, हमें सस्ती गैस चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए। और ये सस्ती बिजली और गैस के चक्कर में अपने आईपीपी एक कमीशन रिपोर्ट बनी थी उसको दबा देते हैं। उसमें जो करप्शन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आई थी उसमें भी खुफिया मुआहदे हो जाते हैं, जिसमें उसके एवज किसी को कोई फार्म हाउस मिल जाता है, बड़े सस्ते सस्ते बिकते हैं ये डीलर जो बैकग्राउंड में रहकर डीलें करते हैं। किसी को रोलेक्स घड़ी मिलती है, किसी को फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाती है, किसी के दुबई में बेटे की कंपनी में कोई नौकरी मिल जाती है या उसमें इन्वेस्टमेंट कर जाती है और ये अरबों रुपए पे बाकायदा पर्दा डाल दिया जाता है। ये वही आईपीपीज का मामला है जो कि अब सालाना बढ़ के अमाउंट 2.5 खरब तक जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, वफाकी वजीर तवानाई जनाब हमाद अजहर साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे और जो बिल आपको मिल रहे हैं नाज़रीन, जो बिजली के बिल मिलते हैं,
इन अरबपति लोगों को जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हमें बताया जाता है, ये आपके और मेरे बिल से जाते हैं। जब आपको ज्यादा बिजली का बिल आता है तो ये देखेंगे इसके पीछे कौन से वो अरबपति लोग हैं जिनके साथ व्हीलर डीलर्स ने डील करके आईपीपी कमीशन रिपोर्ट दबा दी और कहा जी हम तो नए मुआहदे कर रहे हैं, इस पे ये नहीं हो सकता, करप्शन का केस नहीं बनाया। मुझे आपको इजाफी बिल देके आज भी 350 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और ये बिल कौन देगा, कैसे ये पैसे पूरे होते हैं इन अरबपतियों के इस लेविश लाइफस्टाइल को। जैसे हमने दिखाया कि गवर्नर पंजाब साहब भी बोर्ड पे माशाल्लाह घूम रहे थे, हमाद अजहर साहब ने क्या बताया, आइए देखते हैं। इस वक्त कितना है सर्कुलर? तकरीबन 2300 अरब के करीब होगा। 2300, 2.3 खरब रुपए, 2300 अरब रुपए जी। ये आइंदा चंद सालों में 2500 अरब पे चला जाएगा। तो ये कौन अदा करेगा? या हम बिजली का नर्ख बढ़ाएं या गर्दिशी कर्जे बढ़ाएं, तो दोनों को अदा कौन करेगा? ये अवाम पे करती है। देखें ये सारे मेरे पास ये चंद बिल पड़े हैं इस वक्त। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कहते हैं जी सब्सिडाइज करेंगे, 15 यूनिट जिस शख्स ने कंज्यूम किए हैं उसका 1043 रुपए बिल है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेज हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, FC सरचार्ज, TV फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, GST, टोटल FPA अलग है, 1043 रुपए। ये कितनी बन जाती है? तकरीबन 70 रुपए फी यूनिट बन जाती है। नहीं, देखें दो चीज़ें हैं। एक है आपका बेस टैरिफ। आपका बेस टैरिफ औसतन कोई 15-16 रुपए के करीब है, लेकिन जो आपका लाइफलाइन कंज्यूमर है जो 0 से 200 इस्तेमाल करता है वो कोई 11 रुपए के करीब है। जो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बढ़ती हुई आलमी मंडी में इंपोर्टेड फ्यूल्स की कीमत, क्योंकि आपको याद होएगा कि मुस्लिम लीग नून ने जितने बिजली घर लगाए वो ज़्यादातर तकरीबन सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे थे, इंपोर्टेड कोयला, इंपोर्टेड LNG। तो जो बैन अवी मंडी में बढ़ती हुई आलमी मंडी में इंपोर्टेड कोल की और इंपोर्टेड LNG की कीमतें हैं, उसकी वजह से ये जो है ये लग के आ रहा है। क्योंकि जो हमने पहले नेपरा ने तयन की होती है कि फ्यूल की इतनी कीमत होगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तो कोई इशू नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू बेस टैरिफ में है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में नहीं है। अच्छा, और अगर आप उसी टैरिफ पे जाएं जो आप कह रहे हैं, मसलन 15 यूनिट जिसने कंज्यूम किए उसका बिल आना चाहिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 116 रुपए। अगर 11 रुपए के हिसाब से लगाएं तो उसका 10-11 रुपए। हाँ, अब 102 यूनिट जिसने कंज्यूम किए उसका बिल आ रहा है 4350 रुपए। तो ये आम आदमी ये किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं? जी नाज़रीन, आम आदमी, मैं और आप ये किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं? हम ये उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं जो यहाँ पे बिजनेसमैन, अशराफिया, व्हीलर डीलर्स के पास जाते हैं, उनके सामने फ्रंट रोज में बैठते हैं, उन्हें कहते हैं ना मीशत ऐसे नहीं चलेगी, और वही पुराना मंजन बेचते हैं जो पहले भी इन्होंने बेचा था कि जनाब देखें ये IPPs का एक दफ़ा पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट्स क्लियर करें, ये सर्कुलर डेट एक दफ़ा क्लियर करें। और नून लीग ने, इसहाक डार ने रातों रात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, 480 अरब बाकायदा तौर पे क्लियर किए थे। और किसके कहने पे क्लियर किए थे? हस्बे मंशा, मियां मंशा। मेहर बुखारी के एक प्रोग्राम में नून लीग के दौरे हुकूमत में इन्होंने कहा था जी क्लियर करें, एक दफा जीरो करें, पैसे छाप के देने पड़े दें। तो आइए नाज़रीन देखते हैं। We can all do these things provided जो हमारी पेमेंट्स हैं उसका हमें एक दफा we will have to bite the bullet and clear these। किधर से करेंगे? ये चाहे हम नोट छाप के दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफा जगह 12% के डिफिसिट 400 अरब से तजावुज कर गया सर्कुलर डेट, आई बिलीव। तो आप कह रहे हैं कि इतना नोट छाप दो और इसको वंस एंड फॉर ऑल इवन कर दो, एक दफा खत्म करें ना। लेट्स गेट, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, ये सारे पैसे वहां से निकल आएंगे। लेट्स डू इट वंस, इसको खत्म करें। लेट्स डू इट वंस, एक दफा खत्म करें, जीरो करें। और आज ये कितना पहुंच गया? आपने हमाद अजहर को सुना कि 2.5 खरब। टेक्सटाइल सेक्टर, आप अब पैसे छापते जाएं, इन लोगों को देते जाएं, फिर आप कहेंगे कि जी रुपया जो है डी वैल्यू हो गया। उन व्हीलर डीलर से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जो रात के अंधेरे में बैठ के इनसे डीलिंग करते हैं, नहीं जनाब इनके केसेस करप्शन के आगे नहीं चलाने, नोट छापते जाओ, इनको देते जाओ, आवाम पे टैक्स लगाते जाओ, इनके केसेस बंद करते जाओ। हमाद अजहर ने क्या बताया टेक्सटाइल सेक्टर को, जो मैंने आपको नाज़रीन फिगर दिए कि 82 अरब तो सिर्फ उनको जा रहा है गैस और बिजली की सब्सिडी में, और महंगे बिल मैं और आप अदा करेंगे, हम आवाम अदा करेंगे, ताकि ये अपने गोल्फ कोर्सेज में गोल्फ खेल सकें, अपने क्लब्स में बैठ के सस्ते खाने खा सकें, अपने पोलो ग्राउंड में अपने घोड़े दौड़ा सकें। किस वजह से? वो सारा टैक्सेस, मेरे और आपके टैक्सेस वहां भी इस्तेमाल होते हैं। क्या सब्सिडी जाती है इन अरबपति भीख मंगों को टेक्सटाइल सेक्टर के? आइए देखते हैं। तो सब्सिडी कितनी दे रहे हैं आप टेक्सटाइल सेक्टर को गैस और इलेक्ट्रिसिटी पे? गैस पे जी तकरीबन जो इस साल इन्हें सब्सिडी जाएगी वो 62 अरब रुपया साल की है, और बिजली पे 20 अरब रुपया सालाना है। अवाम यहाँ कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, तो ये क्यों इतने लाड लेंगे? इन्हें आप तकरीबन 82 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। देखें ये फैसला मेरा नहीं है, और
मैं तो समझता हूं कि सब्सिडी को टारगेटेड होना चाहिए, क्योंकि इस सब्सिडी में एक और बड़ी अजीब सी बात यह है कि इसमें यह तफरीक नहीं है कि ये एक्सपोर्टर के लिए है। कई ऐसी मिलें हैं जो लोकल कपड़ा भी बना रही हैं, आपने देखा वो भी बहुत काम चलता है यहाँ पे, तो वो भी इसे इस्तेमाल करना चाहती हैं इस सब्सिडी को, तो उसकी भी कोई तफरीक नहीं है। फिर ये भी तफरीक नहीं है कि इससे कपड़ा बनाना है या बिजली बनानी है। तो मैं समझता हूँ सब्सिडी अच्छी वो होती है जो टारगेटेड होए, सब्सिडी अच्छी वो होती है जो एक महदूद मुद्दत के लिए हुए। हमने इसको एज ए रीस्टार्ट इंसेंटिव दिया था जून 2020 में, ये सब्सिडी खत्म हो जानी थी और इनका हमारे साथ ये मुआहदा भी हो गया था, लेकिन अब 1.5 साल के बाद अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। जी नाज़रीन, आज 350 अरब के आपके इजाफी टैक्सेस लगे, सिर्फ ये सब्सिडीज ही खत्म करने। ये टेक्सटाइल सेक्टर की गैस और बिजली की 82 अरब रुपए की सब्सिडी, IPPs की 136 अरब रुपए की सब्सिडी, LNG पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी, फर्टिलाइजर को 6 अरब की सब्सिडी, और नाज़रीन शुगर पे भी सब्सिडी दी जाती है। आम आदमी को नहीं, किसान को नहीं, इन बड़े बड़े शुगर मालिकान को कि जो कि हुकूमती टेबल पे भी बैठे हैं, अपोजिशन में भी बैठे हैं। बल्कि ये तो हम काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं, इस पे थोड़ा आगे जाके भी आपको बताऊंगा। ये सारा काम होता कैसे? ये सारा काम होता है लॉबिंग के जरिए, क्योंकि अरबों रुपए की जब आपको सब्सिडी मिल रही है, मेरे आपके टैक्स पेयर से सब्सिडी मिल रही है, तो व्हीलर डीलर से कोई बुरका पहन के मिल लेगा, कोई वैसे मिल लेगा। व्हीलर डीलर्स फिर एक फोन उठाएंगे और नैब को कहा जाएगा कि जनाब इनके केसेस नहीं चलने, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है कि ये केस तुम चला रहे हो, बंद करो, इस मुल्क में बिजनेस को चलने दो, करप्शन गई पीछे गई। और फिर एक बयानिया बना जाती, इनकॉम्पिटेंस है, समझ नहीं आती कैसे, और पीछे पीछे से जो है ना एहतसाब के अमल को पूरा 3.5 साल में खत्म किया गया। और ये काम इन्फ्लुएंस काबीना तक कैसे जाती है नाज़रीन, कि काबीना में इन्फ्लुएंस मैं नहीं आपको बता रहा, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, मौजूदा मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, जिन्होंने आज भी एक तकरीर की कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, क्या कहते हैं वो आपको बाद में बताता हूं, लेकिन कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। देखेंगे ये नाज़रीन लॉबीज किस तरह से काबीना तक आप इन्फ्लुएंस इनकी जाती है, और कोई आवाज उठाए तो उसके खिलाफ भी एक लॉबी एक्टिव हो जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से माफियाज हैं जिनका काबीना तक एक्सेस है, कार्टल्स कौन कौन से हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो ताकतवर हमारा जो तबका है ना, उसका एक्सेस जो है वो हर कॉरिडोर ऑफ पावर के अंदर है। मैंने एज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है, वो देखता है कि क्या कारोबारी हल्के जो हैं ये ठीक तरीके से कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। उनको 5 चीज़ों में जहां तेजी से कीमतें बढ़ी थी, मैंने इंक्वायरी करने को कहा था। तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी उसके बाद उन्होंने कहा था आटे के अंदर और चीनी के अंदर उनको नजर आ रहा है कि कोई यहां पर कार्टलाइजेशन, मैनिपुलेशन हो रही है। जब शुरू के अंदर हम हुकूमत के अंदर आए तो मैंने कहा था एक मीटिंग के अंदर कि मुझे इंग्रेस नजर आ रही है मिनिस्ट्रीज के अंदर। सेक्रेटरी साहब जो है बड़े नाराज भी हो गए थे, काबीना में उन्होंने मेरी शिकायत की। जी नाज़रीन, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, कुछ सब्सिडीज को इन्होंने रजिस्ट किया था, फारिग हो गए थे। और आपको याद होगा नाज़रीन, हम आपको बताते रहे, IPP कमीशन रिपोर्ट से आपको बताया कि किसको कितने पैसे जा रहे हैं। सिर्फ वो इरेगुलरिटीज जितनी आइडेंटिफाई हुई 800 अरब रुपए की, वही रिकवर कर लें तो आज आपको 350 अरब रुपए के वजीर आजम साहब नए टैक्सेस इस अवाम पे ना लगाने पड़ते। और ये गए किसको पैसे? जी हाँ, वो नदीम बाबर एक था, वो किधर गया? रज़ाक दाऊद की कंपनी को गए, मियां मंशा की कंपनी को गए, और किस? बल्कि आपको सिर्फ ये फिगर्स बताता हूं, और हमने ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे किया था। आइए देखते हैं। हमारी इतलात है कि वजीर आजम ने जिस अमल को रोका है उसमें से नदीम बाबर की कंपनीज को मिलने थे 7 अरब रुपए। इसके साथ साथ मियां मंशा की कंपनीज को, जिसमें निशात पावर, निशात चुनिया, ललप्रीत पाक जैन शामिल हैं, 4 कंपनियों को 60 अरब रुपए मिलने थे। तो ये वो बिजनेस कंसर्न्स हैं जिनका आपस में ताल्लुक है। बाकी कैप्को को 100 अरब मिलने थे, हपको को मिलने थे, एटलस पावर को मिलने, लिबर्टी पावर को 25 अरब मिलने थे, एटलस पावर को 15 अरब मिलने थे, और हपको को 75 अरब। और रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को मिलने थे, कितने मिलने थे? 14 अरब रुपए। ये उसके अलावा है जो इनको डैम कंस्ट्रक्शन का सैकड़ों अरब रुपए का ठेका इस हवाले से ऑलरेडी मिला हुआ है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म को यह सोचना पड़ेगा कि ये जो कुर्सी नशीन है, जो मुशर्रफ दौर से आज तक चले आ रहे हैं, चाहे वो नदीम बाबर हो, चाहे वो मियां मंशा हो, चाहे वो रज़ाक दाऊद हो, जो उनके आसपास बैठे होते हैं, और बहुत सारे इस तरह के जिनको के इलेक्टेबल्स का नाम दिया जाता है, उनको ला के सिस्टम में ग्राफ्ट किया जाता है। फिर कहा जाता है जनाब इनको सब्सिडीज दें, इनके करप्शन के केसेस माफ करें, और फिर थोपा तो यकीनन वज़ीर आज़म साहब, बक स्टॉप्स एट योर टेबल, कि आपने भी इन सारी IPP कमीशन रिपोर्ट पे एक्शन नहीं लिया, और जो आपको आया कि जनाब चलो इनसे बैठ के मुआहदे करते हैं, इनसे इजाफी रिकवरीज नहीं हमने करनी, इनको मजीद 136 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है। तो इस गरीब आवाम का क्या कसूर है? इस हवाले से नदीम अफजल चंद साहब
वो भी आपके साथ बैठे थे, आपके स्पेशल असिस्टेंट ने, बल्कि आपके स्पोक्स पर्सन थे। वो बताते हैं कि किस तरह से लॉबिंग होती है और लॉबिस्ट का इंग्रेस किस हद तक है, और फिर दिल बर्दाश्ता होकर आपको छोड़ के क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। जो सब्सिडीज हैं वो किन किन को गई, और इसमें हुकूमत के जो लोग हैं, खासतौर पर शुगर की सब्सिडी क्या उनको गई, और ये सब्सिडीज़ की जो जस्टिफिकेशन दी जाती है गरीब किसान के नाम पे, वो जाती किसके पास है। मेरे पास ये जनवरी 31, 2019 का एक ख़त है जिसमें ये बताया गया है कि जी 5.35 रुपये पर केजी सब्सिडी दी जाएगी, और इसमें तकरीबन 0.572 मिलियन मेट्रिक टन्स। और ये सब्सिडी आपको पता है किस किस को गई, और आपकी पार्टी के कौन लोग थे जिनको कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई? प्राइम मिनिस्टर ने मना किया था कि किसी को सब्सिडी नहीं देनी, लेकिन फिर ये जिस तरह भी उन्होंने मैनेज किया, सूबा फेडरल में तो नहीं ले सके लेकिन सूबे में ले ली गई। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को रेगुलेट करना होता है वही लोग अपने लोग अपॉइंट करवाते रहे हैं आज तक, और अभी भी हम मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट लोग लगाने में कामयाब नहीं हो सके। ये कार्टेल इतने मजबूत है। सबसे ज्यादा सब्सिडी तो आपकी पार्टी के अहम तरीन लोगों को मिली है, तकरीबन 1.8 अरब रुपए की एस्टिमेटेड। सच्ची बात है, अभी तक बड़ा माफियाज नहीं पकड़े जा रहे, बड़े माफियाज नहीं पकड़े जा रहे क्योंकि व्हीलर डीलर हैं। ये वही व्हीलर डीलर है नाज़रीन। जब जनरल मुशर्रफ ने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू किया था तो वही व्हीलर डीलर सामने आए, जनरल मुशर्रफ को बैठ के बताते थे, और जो आज भी वजीर आजम के साथ बैठेंगे, जनाब अगर एहतसाब चलेगा तो फिर मईशत आगे नहीं चल सकती। अगर आप एहतसाब करेंगे तो हमारी कार्टलाइजेशन इतनी ज्यादा है कि हम आपको हुकूमत नहीं चलाने देंगे, अवाम आपको महंगाई की गालियां निकालेगी, हम अपना पैसा निकाल लेंगे, हम पैसा बाहर के मुमालिक में ले जाएंगे। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सोने की चिड़िया जिससे बरतानिया राज करता रहा, यहां से पैसा निकाल के लेते जाते रहे। और हमने बहुत सारे मुआहदे भी किए। जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई थी उसमें 200 की लिस्ट थी। ये वही 200 अफराद हैं जिनको आज भी सब्सिडी मिल रही है। ये वही 200 अफराद हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में लिस्ट बनी थी एसिड रिकवरी के हवाले से कि ये वो अशराफिया जिन्होंने पैसा लूटा और सबका माल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बाहर पड़ा है। ये वो उन व्हीलर डीलर्स के साथ मिलकर इस मुल्क का पैसा लूटते हैं। जो व्हीलर डीलर फिर जाके गोल्फ खेलते हैं, फिर पोलो क्लब में आपको नजर आते हैं, जो कमिश्नर लेते हैं। और ये डीलें मुफ्ते की नहीं होती, किसी का रिश्तेदार कोई कमीशन ले रहा होता है और फिर जाके वहीं उन्हीं क्लब्स में बैठ के सस्ता खाना खाते हैं, जो खाने पे आज अफसरान की मैसेज पे भी टैक्सेस आयद हुए। उनके क्लब्स में, अशराफिया के क्लब्स में उन्हें सस्ता खाना मिलता है। और जो ये व्हीलर डीलर्स है, जो सिलसिला एक चला आ रहा है, ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में क्या आइडेंटिफाई हुआ था, आइए देखते हैं। सन 2000 से लेके 2021 आज की तारीख तक कौमी मुफाद के नाम पे जो जो जराइम हुए उसकी पाकिस्तान को अरबों रुपए कीमत किस तरह अदा करनी पड़ी। इसमें एक का मामला जिसमें हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट कंपनी को पेमेंट्स की हैं, उसके काफी सारे दस्तावेजात आपको नाज़रीन दिखाएंगे। और हैरानकुन तौर पे ये सवाल उठता है कि क्या ब्रॉडशीट के पीछे भी कोई पाकिस्तानी थे, इसके पीछे भी कोई पाकिस्तानी लिंक थे। नैब के अंदर कौन लोग थे जिन्होंने ब्रॉडशीट को इंट्रोड्यूस करवाया। जो मुख्तलिफ कंपनीज थी ये अमेरिका में रजिस्टर्ड थी, आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड थी, किधर रजिस्टर्ड थी, और इसके साथ कौन से पाकिस्तानी मुंसलिक थे। और एक कंपनी जो लिक्विडेशन में चली गई उसको हमने एक दफा पहले पेमेंट की, फिर बाद में पेमेंट की। और नैब को जब ये अंदाजा भी हो गया कि ये काम कुछ इस तरह से चल रहा है कि आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो क्या अंदर से भी लोग मिले हुए थे जाली पेमेंट्स करवाने के लिए। आपको वो दस्तावेजात दिखाएंगे, वो चेक्स की कॉपीज दिखाएंगे और ऐसे ऐसे इंटरनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अभी हाल ही में जो ब्रॉडशीट के दावे आने शुरू हुए हैं, ये दास्तान कौमी मुफाद के नाम पे हमें पहले सुनाई गई थी। और ये भी बताया गया इस एग्रीमेंट में कि ब्रॉडशीट जो भी रिकवरी होगी उसका सिर्फ 20% जो है ब्रॉडशीट के पास जाएगा। और एग्रीमेंट जो है वो आइल ऑफ मैन के लॉज के मुताबिक रेगुलेट होगा। और आर्बिट्रेशन रूल्स ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स लंदन पे होगी और म्यूचुअली अपॉइंट होगा सिंगल आर्बिट्रेटर। साथ ये भी इसमें कहा गया, नैब एंड ब्रॉडशीट एग्रीड दैट दिस एग्रीमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर और बोथ ऑफ देम ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेट आउट इन दिस क्लॉज। साथ ये भी इसमें था 18.5 कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन शैल बी अप्लाइड टू पर्सन्स और एंटिटीज registered by broadsheet in accordance with the terms herein.
in respect of which broadsheet shall be allowed to continue its efforts to recover assets and no termination shall be effected in respect thereof. एग्रीमेंट के जो सिग्नेटरीज हैं नाज़रीन, जब उस सफ़े को आप देखते हैं तो उसमें हमें सिग्नेचर नजर आता है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद चेयरमैन नैब का आता है, ब्रॉडशीट का डॉक्टर WF पेपर का सिग्नेचर है, फारूक आदम खान चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और एक विटनेस है यहाँ पे तारिक फवाद मलिक साहब। सवाल ये कि मुआहिदा जिस कंपनी के साथ हुआ नैब का, वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड थी, वो एड्रेसेस मौजूद थे, तो फिर ये नैब ने जो पेमेंट्स हैं कोलोराडो वाली कंपनी को वो किस खाते में की, कैसे की? और मैं आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, डिप्टी हाई कमिश्नर मंजूरुल हक है, ब्रिगेडियर इनायत, इनको लिखा गया है और इन्होंने कहा है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फैक्ट्स ऑफ इवन नंबर ऑफ टुडे एंड माय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद मिस मदीना खान रिगार्डिंग पेमेंट टू बी मेड टू ब्रॉडशीट LLC, मिस्टर जेरेमी जेम्स is insisting that the payment should be made by wire transfer latest by tomorrow at कॉम्पेस बैंक, नॉर्थ ग्लेन, कोलोराडो, ABA, रूटिंग नंबर वगैरह वो सारा दिया है। फिर बाकायदा तौर पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स का एक 2008 का हमारे पास लेटर आता है, $1.5 मिलियन, ये बाकायदा तौर पे हम पेमेंट कर देते हैं ब्रॉडशीट LLC को, जेरेमी जेम्स को। और 2010 का हमारे पास लेटर आता है, उसमें पहली दफा हमें कावे मुसावी का नाम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रॉडशीट सामने आ जाता है। तो ये जो पेमेंट्स की गई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, क्या हमने सही कंपनीज को पेमेंट्स की है या ये इसके पीछे भी जब आप लेयर अपॉन लेयर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लिंक निकल आएगा? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी लिंक निकल भी आएगा और इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए कि उस वक्त ये पेमेंट कैसे की गई। जैसे मैंने पहले कहा है, ये 2008 में सारा काम हुआ है और उस वक्त ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई, जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वो कहानी थी जो हमने साल के शुरू में आपको बताई थी और इसके बाद इसमें ब्रॉडशीट कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दी थी कि कार्रवाई करनी है। ये वो कहानी थी जिसमें नैब के अंदर ही नैब के अफसरान ने नैब ही को लूट लिया और जो 200 अफराद जो उस वक्त भी लिस्ट शामिल थी और जो आज भी बैठ के सब्सिडीज ले रहे हैं, उनको यहां पे एक व्हीलर डीलर्स ने छूट लेके दी थी। ये व्हीलर डीलर्स मुफ्त में काम नहीं करते, ये कमीशन लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये डीलें केसेस का डीलें करने के, केसेस बंद करवाने के। नैब के अफसरान को फोन करके केसेस जब बंद होते हैं तो जो अरबों रुपए की चोरी की बचत होती है उसमें से कमीशन इनको भी जाता है। ये कौन लोग हैं, ये यकीनन हम सबको नाज़रीन देखना चाहिए और पहचानने के लिए मैं आपको बताऊंगा पहचानेंगे कैसे। और इसी साल में हमने आपको और बहुत सी चीजें बताई थी जिससे ये आपको नजर आएगा कि आज जो 350 अरब के आपके और मेरे ऊपर टैक्स लगे और जख्मी दिल लेके हम तमाम पाकिस्तानी घूम रहे हैं, इन सड़कों पे घूम रहे हैं, इस अशराफिया जो हम सबको लूट रही है, ये कैसे बचती रही है आज तक, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो पावर ब्रोकर्स हैं, व्हीलर डीलर्स हैं, ये हर पेशे में पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने सहाफत को भी धंधा बना लिया है, अपनी मर्जी का बयानिया बनाते हैं। सहाफत होती है फैक्ट्स के ऊपर, फैक्ट से हट के चीजें करते हैं। इस साल में कहा गया कि जनाब DGISI की अपॉइंटमेंट पे एक बड़ा मसला क्रिएट हो गया, बिल्कुल उस पर कुछ बातचीत हुई, डिस्कशंस हुई और 12 तारीख को हमने बाकायदा तौर पे 12 अक्टूबर को आपको जो वजीर आजम की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की 1-on-1 मुलाकात हुई थी, जिसमें सिर्फ आर्मी चीफ मौजूद थे और वजीर आजम साहब मौजूद थे। हमने आपको बाकायदा बताया कि उसमें क्या बातचीत हुई और मसला हल किस तरह से होगा और उसमें आगे के क्या स्टेप्स हैं। लेकिन उस दौरान जब से ये मुलाकात हुई और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, इन पावर ब्रोकर्स ने जो मीडिया में बैठे हैं किस तरह से एक पूरा बयानिया तश्कील दिया कि जनाब यहां तो सिविल मिलिट्री रिफ्ट हो गई है और इस चीज को नहीं रियलाइज किया कि जो रियासत के मतलब है वो आईने पाकिस्तान में डिफाइंड है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं डिफाइंड है। और अगर एक शख्स, एक वजीर आजम रूल्स ऑफ बिजनेस फॉलो करने की बात कर रहा है तो उस पे जिस तरह का बयानिया बनाया गया, ये वही पावर ब्रोकर्स हैं, व्हीलर डीलर्स हैं जो कि ये कार्रवाई करते हैं। जो 1-on-1 मुलाकात हुई थी 12 अक्टूबर को, हमने इस हवाले से नाज़रीन आपको क्या बताया था और उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा, दिखाऊंगा जो कि एग्जैक्टली उसी तरह हुआ था DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का। आइए ये खबर देखते हैं। मेरा तजिया इस हवाले से अब इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा आपसे कि शायद एक नई समरी बने जिसमें 3 अदद नाम शामिल हो, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम भी शामिल हो। और कल की जो मुलाकात हुई, अब ये मैं तजिया दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं इसलिए वाज़ेह कर रहा हूँ आपको, ये मेरा ओपिनियन है कि कल की जिस मुलाकात का हवाला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दिया है, जिसको कहा गया कि तवील मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, उसमें ये तरीकाकार तय कर लिया और क्या हो
कि जनाब रूल्स के मुताबिक इसको लेके चलेंगे और रूल्स के मुताबिक 3 नाम आएंगे जिसमें लेफ्टिनेंट नदीम का नाम भी शामिल होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अप्रूव कर देंगे। तो दोनों साइड के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, दोनों साइड्स के लिए एक पेस सेविंग होगी, दोनों साइड्स के लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं बनेगी। इसीलिए बाकी सबको भी काबीना में आज उम्मीद दिलाई गई और दिलासा दिया गया कि आप लोग तो घबरा जाते हैं। मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ और जो हमारे ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे। जी नाज़रीन, और फिर 26 अक्टूबर 2021 को बिल्कुल उसी तरह उसी प्रोसेस के जरिए ये वाला नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बतौर डीजी ISI जारी हुआ। लेकिन सहाफती ब्रोकर्स ने, सहाफती डीलर्स ने इस दौरान क्या कार्रवाई डाली वो सब आपके सामने। ये वही सहाफती ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं जो कहते हैं जी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, अब मैं सहाफत से नहीं, हमारा तो ये धंधा है। और इन धंधा करने वालों ने, जैसे राना शमीम का आपने एफिडेविट देखा, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं और हैरानकुन तौर पे उनके चंद लोग कहते हैं जी हमने तो बस वेरीफाई कर लिया था, फैक्ट्स देखने की जरूरत ही नहीं। हालांकि जिस जज साहब का नाम उस एफिडेविट में था, जो बुनियादी फैक्ट था, जो सहाफी का काम ओपिनियन देते वक्त भी कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन की बेस पे आप काम करें, उसे वेरीफाई करें, उसे ऑथेंटिकेट करें और उसके बाद आप खबर दें, अपना ओपिनियन दें, अपना एनालिसिस दें, वो काम नहीं हुआ। कि जनाब देखें जी हमने तो जो जज था उससे बात की कि आपका एफिडेविट है, उसने कहा उसके फैक्ट्स वेरीफाई नहीं किए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि ना वो जज साहिबान तो मुल्क में ही मौजूद नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये सहाफती ब्रोकर्स हैं उन्होंने वो कार्रवाई डाली। एक और कार्रवाई इसी तरह के शख्स से डलवाई गई कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आ गई है, वो वेबसाइट पर लगाई दी गई और ARY पे हमने इसका बाकायदा तौर पर अमरीका से प्रीमियो फोरेंसिक से इस जो क्लिप उनकी वेबसाइट पे था, जब हमने उसका फोरेंसिक करवाया तो क्या खबर सामने आई, आइए देखते हैं। एनालिसिस बाकायदा तौर पे अमेरिका से इसका कराया है, प्रीमियो फोरेंसिक के जरिए फोरेंसिक ऑडियो एनालिसिस समरी लेटर, पूरी रिपोर्ट इस हवाले से मौजूद है जो फैक्ट फोकस पे चीज आई थी और साबिक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को मुतनाज़ा बनाने की जनाब उन्होंने की इन्फ्लुएंस किया, एम्बियंस क्या है उसकी, ऑडियो रेजोल्यूशन क्या है, माइक कौन सा यूज हुआ है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो उसमें बताया है उन्होंने बड़े वाजे के स्पीकर की आवाज जो कि साकिब निसार साहब की आवाज है 25 सेकंड के बाद वो चेंज हो जाती है, उसमें नोटेबल विजिबल चेंज आती है। जो इनकी कंक्लूजन है उसमें भी ये बड़े वाजे अल्फाज में लिखी हुई है और तमाम सवालात के जो जवाबात हैं उससे ये बड़ा वाजे हो रहा है कि मुख्तलिफ माहौल में जो क्लिप्स थे उनको जोड़ के एक ऑडियो बना के फैक्ट फोकस ने उसका फोरेंसिक बाकायदा तौर पर करवाया था। जी नाज़रीन, ये तो वो बात होगी। फिर पावर सर्कल्स में किस तरह से चीज़ें चलती हैं, आपको याद होगा इसी साल में हमने आपको खबरें बताई कि OECD ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे के हवाले से 5 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क असासा जात का जिक्र किया। ना सिर्फ ये FIA ने उनके खिलाफ 2 अदद FIRs भी रजिस्टर की थी। अगर अदील राय साहब जल्दी से हमें ये क्लिप्स दिखा दें ताकि नाजरीन को पता हो कि जो खबर हमने 31 मार्च को दी थी वो क्या थी, आइए देखते हैं। जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ FIR और एक FIR सामने नहीं आई, 2 FIR सामने आई, ना सिर्फ उनके खिलाफ, उनके साहबजादे और खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ FIR। और नाज़रीन OECD के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हुकूमत पाकिस्तान को मिली वो क्या इतला थी, आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल अदारा है जो ऑफशोर अकाउंट्स के हवाले से जो इन ममालिक के साथ मुआहदे उनको इंफॉर्मेशन देता है। 2018 में OECD ने पाकिस्तान को बताया कि जनाब पाकिस्तान के भी सैकड़ों अरबपति अफराद हैं जिन्होंने अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाए हुए हैं और इनके नाम और अकाउंट नंबर्स हुकूमत पाकिस्तान को फ्राहम कर दिए और हुकूमत और इसी में जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे का नाम था। FBR ने कार्रवाई शुरू की लेकिन फिर वो कार्रवाई रोक दी गई और जहांगीर तरीन साहब ने इस निज़ाम के मुंह पे जो चपेड़ मारी वो नाज़रीन आप खुद देखें कि जिन जिन लोगों के जिन जिन हमारे एहतसाब के इदारे के सरबराह हैं उनको अगर इसकी धमक महसूस हो, तपिश महसूस हो इस चपेड़ की, तो जरा गौर से सुनिएगा। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। कि हमें कुछ बातें ऐसी मालूम है जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज खोल के रख दूंगा। ये तो बज़ाहिर धमकी थी, चपेड़ थी और इसके बाद व्हीलर डीलर्स ने अपना यकीनन कमीशन भी हासिल किया होगा। ये केस किधर गया? यहाँ पे एक नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक और आपको मजे की कहानी बताते हैं जो हमने आपको बताई जिसपे भी कुछ नहीं हुआ, फिर व्हीलर डीलर्स बीच में आए एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जहांगीर तरीन का हमने जो आपको क्लिप बताया, जो चपेड़ उन्होंने इस निज़ाम पे मारी कि मैं सब कुछ खोल के रख दूंगा, उसी प्रोग्राम में एक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुंह सबके हैं, लेकिन फिर इसके बाद सबके मुंह सिल गए, पब्लिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा। और इस केस का क्या हुआ, कुछ आगे फर्दर प्रोग्रेस पता नहीं लगा, क्योंकि व्हीलर डीलर्स ने कमीशन लेके यहाँ भी अपना किरदार अदा किया। और आज जिन लोगों ने, नाज़रीन, जिन कुर्सी नशीनों ने इसमें आपके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं 350 अरब के, ये आते कैसे हैं? धंधा सौदा करके। ये स्टोरी भी हमने आपको एक्सपोज करके दी थी फरवरी में। अभी तो बहुत सारी स्टोरीज थी। मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि जनाब टाइम कम है। आप और मैं जिस जख्मी दिल के साथ, जिस मेहनत के साथ हम मेहनतकश पाकिस्तानी, पाकिस्तान के सच्चे पाकिस्तानी इस अशराफिया का, इस करप्ट अशराफिया को सब्सिडाइज करते हैं, इनको सब्सिडीज देते हैं और फिर करप्शन को इनको इजाजत देते हैं और व्हीलर डीलर्स आके इनको निकाल जाते हैं, ये आते कैसे हैं? आइए देखते हैं। ARY न्यूज पे हम जो आपको तहलका खेज वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, ये वो मंडी है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की लगती है। और 2018 के सेनेट इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले, ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर है कि किस तरह MPAs ने करोड़ों रुपए लेके अपने जमीर बेचे थे, अपने वोट बेचे थे। ARY पे हम बाकायदा पहली दफा आपको ये खरीदो फरोख्त दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की खरीदो फरोख्त किस तरह से होती है। और नाज़रीन, फिर मार्च के महीने में हमने आपको बताया कि सेनेट इंतखाबात में एक दफा फिर वोटों का जो धंधा हो रहा था वो किस तरह से हो रहा था, आइए देखते हैं। ARY न्यूज के फोरम से हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और दीगर MNAs को यूसुफ रजा गिलानी साहब के करीबी लोग बता रहे हैं कि वोटों को जाया कैसे करना है, डालना कैसे है, तरीका कार क्या है। 2 नंबरों 60 आपका, मेरा है 71। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। जी नाज़रीन, कहानियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन सवाल यही है कि मेरे और आपके ऊपर, हम आवाम के ऊपर, पाकिस्तान की मेहनत का शवाम के ऊपर तो टैक्सेस का बोझ लगा दिया जाता है, लेकिन ये करप्ट अशराफिया जो बैठी है, जिस तरह से आए हैं धंधा करके, डीलें करके, करप्शन करके, उनको बचा लिया जाता है। इस निज़ाम के हवाले से हमें सोचना होगा इससे पहले कि आवाम का गजब आपके गिरबान तक पहुंचे, आपके गोल्फ कोर्सेज तक पहुंचे, आपके जितने क्लब्स हैं अशराफिया के जहां आवाम को नहीं दिया जाता, वहां गेट तोड़ के हम सब एंटर हों। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।